हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू वाइज आईएएस। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं सेंटर और स्टेट के रिलेशंस। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एक फेडरल स्ट्रक्चर बनाया गया। उस फेडरल स्ट्रक्चर में सेंटर और स्टेट बनाए गए। तो बेसिकली सेंटर और स्टेट को जो बनाया उसके बीच का जो रिलेशन रहेगा, सेंटर का क्या रोल रहेगा, स्टेट का क्या रोल रहेगा, ये तो हमने पढ़ा। और सेंटर और स्टेट का आपस में क्या रोल रहेगा वो आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे। सेंटर और स्टेट के बीच में किस तरीके से वार्तालाप होगा और क्या वो रिलेशन होगा दोनों का, आइए देखते हैं। The Constitution of India divides all the powers, that is your legislative power, executive power, as well as the financial powers between the center और states. तो सेंटर और स्टेट आपस में शेयर करते हैं लेजिस्लेटिव पावर्स, एग्जीक्यूटिव पावर्स और फाइनेंशियल पावर्स। दोनों में बहुत ज्यादा हार्मनी बनी रहे, एकजुटता बनी रहे, इसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजंस जो हैं लाई गई इनके इफेक्टिव ऑपरेशन के लिए, ताकि हमारा जो फेडरल स्ट्रक्चर है वो ढंग से सटीक तरीके से काम कर सके। Thereby, Constitution incorporates several provisions to ensure this. Center-state relation can be better understood under the following heads. ये heads हैं हमारा legislative head, administrative head और हमारा financial head. There are four aspects in the center-state relation, legislative relation. तो अगर हम लेजिस्लेटिव रिलेशन की बात करें, स्टार्टिंग विद द वेरी फर्स्ट रिलेशन बिटवीन द सेंटर एंड स्टेट, हमने बोला कि तीन तरीके के रिलेशन रहेंगे, लेजिस्लेटिव, एडमिनिस्ट्रेटिव और फाइनेंशियल। लेजिस्लेटिव रिलेशन की बात करें तो इसको हम आगे चार भागों में विभाजित कर सकते हैं। टेरिटोरियल एक्सटेंट ऑफ सेंट्रल एंड स्टेट लेजिस्लेशन, राइट, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव सब्जेक्ट्स, parliamentary legislation in the state field, center's control over the state legislation। तो इसमें सबसे पहले बात करेंगे टेरिटोरियल एक्सटेंट ऑफ द सेंटर एंड स्टेट लेजिस्लेशन की। पार्लियामेंट कैन मेक लॉज फॉर द होल और एनी पार्ट ऑफ द टेरिटरी ऑफ इंडिया। टेरिटरी इंक्लूड यूनियन, स्टेट एंड यूटीज। तो पार्लियामेंट पूरे के पूरे हिंदुस्तान के लिए लॉ बना सकता है। स्टेट लेजिस्लेचर की बात करें तो वो लॉ बना सकता है फॉर होल और एनी पार्ट ऑफ द स्टेट इटसेल्फ। पंजाब हरियाणा के लिए लॉ नहीं बनाएगा, हरियाणा पंजाब के लिए लॉ नहीं बनाएगा, दोनों अपने अपने स्टेट्स के लिए लॉ बना सकते हैं। लॉज मेड बाय द स्टेट आर नॉट एप्लीकेबल आउटसाइड द स्टेट। अब पंजाब का जो लॉ है वो पंजाब में ही एप्लीकेबल होगा। पंजाब का रेंट एक्ट पंजाब में एप्लीकेबल होगा, नॉट इन हरियाणा, except when there is sufficient relation between the state and object। जब तक कि हरियाणा उसको रेटिफाई ना करे कि भैया ये पंजाब का ये वाला लॉ हमारे यहां भी अप्लाई। बात करें तो पंजाब कोर्ट्स एक्ट की, तो वो हरियाणा में भी एप्लीकेबल है। पार्लियामेंट कैन अलोन मेक एक्स्ट्रा टेरिटोरियल लेजिस्लेशंस। तो पार्लियामेंट अकेला एक्स्ट्रा टेरिटोरियल लेजिस्लेशंस बना सकता है, राइट। स्टेट्स का इसमें कोई रोल नहीं होगा। टेरिटोरियल एक्सटेंट में आगे चलें तो इंस्टेंसेस व्हेन लॉज मेड बाय द पार्लियामेंट आर नॉट एप्लीकेबल। देयर आर सम इंस्टेंसेस व्हेन द लॉज मेड बाय द पार्लियामेंट आर नॉट एप्लीकेबल इन द स्टेट। प्रेसिडेंट कैन मेक regulations which has the same effect as that of a law made by the parliament for Andaman and Nicobar Islands, दमन एंड दीव, दादरा एंड नागर हवेली एंड लक्षद्वीप। तो इन जगहों के लिए जो लॉ बनाए गए वो सिर्फ इन्हीं जगहों के लिए एप्लीकेबल होंगे, ना कि दूसरी जगह के लिए। गवर्नर इज एम्पावर्ड टू डायरेक्ट दैट एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट डज नॉट अप्लाई टू द शेड्यूल्ड एरिया इन द स्टेट और अप्लाई दिस विद स्पेशल मॉडिफिकेशंस एंड एक्सेप्शंस। गवर्नर कह सकते हैं कि भैया पार्लियामेंट ने ये जो लॉ बनाया वो हमारे इस स्पेशल एरिया के ऊपर अप्लाई नहीं होगा, या फिर अप्लाई होगा तो कुछ ऐसी मॉडिफिकेशंस के साथ अप्लाई होगा। गवर्नर ऑफ असम
can likewise direct that an act of the parliament does not apply or apply with some modifications. The same power is vested with the president in relation to Meghalaya, Tripura और मिजोरम. तो मेघालय त्रिपुरा और मिजोरम के लिए हमारे प्रेसिडेंट के पास ये पावर्स हैं. अब बात आती है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द लेजिस्लेटिव सब्जेक्ट्स. कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर अ थ्री फोल्ड क्लासिफिकेशन. हमने पढ़ा था यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट के बारे में. पार्लियामेंट हैज एक्सक्लूसिव पावर्स ओवर द यूनियन लिस्ट. तो यूनियन लिस्ट में जो सब्जेक्ट हैं उसके ऊपर सिर्फ पार्लियामेंट ही लॉ बना पाएगी. State legislature in normal circumstances has exclusive power to make laws with matters enumerated in the state list. नॉर्मल सर्कमस्टांसेस जब तक रहेंगे तो स्टेट गवर्नमेंट जो है वो स्टेट लिस्ट में जो सब्जेक्ट हैं उसके ऊपर लॉ बना सकती है. बोथ स्टेट एंड सेंटर कैन मेक लॉज ऑन द मैटर्स एनुमरेटेड इन द कंकरेंट लिस्ट. स्टेट और सेंटर दोनों ही कंकरेंट लिस्ट में लिए गए मैटर से या उनके अंदर जो मैटर लिस्टेड है, सब्जेक्ट लिस्टेड हैं, उनके ऊपर लॉ बना सकती है. पावर टू मेक लॉज विद रेजिडुअरी सब्जेक्ट इज वेस्टेड इन दी पार्लियामेंट. इसके अलावा इन तीन लिस्टों में जो सब्जेक्ट दिए गए, इसके अलावा जो सब्जेक्ट बच गए उनके ऊपर लॉ बनाएगा हमारा पार्लियामेंट. यूनियन लिस्ट हैज प्रेसिडेंस ओवर स्टेट लिस्ट एंड कंकरेंट लिस्ट हैज प्रेसिडेंस ओवर स्टेट लिस्ट. यूनियन लिस्ट सुपरसीड करेगी स्टेट लिस्ट को और कंकरेंट लिस्ट जो है वो सुपरसीड करेगी स्टेट लिस्ट के. In case of conflict between central law and state law on a subject enumerated in the concurrent list, the central law prevails over the state law. कंकरेंट लिस्ट में कोई ऐसा सब्जेक्ट है जिसके ऊपर स्टेट ने भी लॉ बना दिया और पार्लियामेंट में भी बना दिया और वो दोनों लॉ जो हैं वो आपस में कॉन्ट्राडिक्टरी है. तो इस केस में सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा जो लॉ बनाया गया, पार्लियामेंट द्वारा जो लॉ बनाया गया, वो प्रिवेल करेगा. हाउएवर इफ द स्टेट लॉ हैज बीन रिजर्व्ड फॉर द कंसिडरेशन ऑफ द प्रेसिडेंट and has received his assent, then the state law prevails in a state. Still, Parliament can override the state law by subsequently making a law over that matter. तो स्टेट अगर लॉ बना दे और प्रेसिडेंट के लिए असेंट के लिए वो रिजर्व कर दे और प्रेसिडेंट उसको असेंट दे दे, तो कंकरेंट लिस्ट में ऐसा कोई सब्जेक्ट जिसके ऊपर स्टेट ने लॉ बनाया और प्रेसिडेंट का असेंट ले लिया और वो लॉ जो है वो पार्लियामेंट के प्री एग्जिस्टिंग किसी भी लॉ के उल्टा है, अगेंस्ट है, कॉन्ट्राडिक्टरी है, तो स्टेट का ऐसा लॉ प्रिवेल करेगा. पर अगर पार्लियामेंट उसके बाद अपना कोई नया लॉ बना दे, पार्लियामेंट बोले कि भैया हमने एक नया लॉ बना दिया, तो वो पार्लियामेंट का जो लॉ नया आएगा वो प्रिवेल करेगा. Parliamentary legislation in the state field. Constitution empowers the Parliament to make laws on any matter enumerated in the state list under the following 5 extraordinary circumstances. तो इन 5 सर्कमस्टांसेस में पार्लियामेंट जो है स्टेट लिस्ट के मैटर्स पे लॉ बना सकती है. इफ राज्यसभा passes a resolution supported by 2/3 of the members present and voting, empowering Parliament to make a law on the matter enumerated in the state list in the best interest of the country. Such a resolution stays in effect for a year. Such a resolution can be renewed any number of times but not more than a year at a time. तो राज्यसभा के 2/3 मेंबर्स अगर ऐसा कह दे कि स्टेट लिस्ट के इस मैटर के ऊपर पार्लियामेंट जो है लॉ बना सकती है, तो उस केस में पार्लियामेंट को ये पावर मिल जाएगी और ये रेजोल्यूशन जो है एक टाइम के ऊपर 1 साल के लिए ही वैलिड रहेगा. The laws made under this cease to have an effect after expiration of 6 months of the resolution. तो 6 महीने के बाद इनका होंद जो है वो खत्म हो जाएगा. However, state can make a law on the same subject, but if there is an inconsistency between state and union law, the latter prevails. तो इनकंसिस्टेंसी के केस में सेंट्रल लॉ जो है वो प्रिवेल करेगा. राइट? Coming next. When a proclamation of national emergency, अब proclamation हो गया national emergency का, the parliament can legislate on a matter enumerated in the state list.
The laws made under this ceases to have an effect after expiration of 6 months of the national emergency. नेशनल इमरजेंसी खत्म हो गई, उसके 6 महीने तक ये लॉज जो हैं वैलिड रहेंगे, उसके बाद नहीं. Here also a state can make a law on this subject. However, the union law would prevail if there is any inconsistency. तो स्टेट भी इस पे लॉ बना सकती है, पर अगर इनकंसिस्टेंसी है तो यूनियन का लॉ जो है वो प्रिवेल करेगा. व्हेन स्टेट मेक्स अ रिक्वेस्ट टू द पार्लियामेंट बाय पासिंग अ रेजोल्यूशन टू दैट इफेक्ट, दैट पार्लियामेंट बिकम्स एम्पावर्ड to legislate on matters enumerated in the resolution. Once this resolution is passed, the state forfeits every right with regards to that subject. अब स्टेट ने खुद ही अपने अंदर रेजोल्यूशन पास करके पार्लियामेंट को बोल दिया भैया हमसे ना हो पाएगा, ये तो आप ही कीजिए, तो पार्लियामेंट के पास पार आ जाएगी उस स्टेट सब्जेक्ट के ऊपर लॉ बनाने की. पार्लियामेंट उस स्टेट सब्जेक्ट के ऊपर लॉ बनाएगा और स्टेट का सारा अधिकार उस सब्जेक्ट के ऊपर लॉ बनाने का खत्म हो जाएगा. Parliament can enact laws on matters enumerated in the state list so as to enforce international agreements. अब international agreements, international treaties को enforce करने के लिए पार्लियामेंट स्टेट की लिस्ट में ट्रेस पास करके लॉ बना सकती है. पार्लियामेंट become empowered to enact a law on the state matter during the time of operation of president rule. प्रेसिडेंट रूल enforce हो रहा है तो उस टाइम पे पार्लियामेंट को पावर मिल जाएगी. द लॉ मेड ड्यूरिंग दिस टाइम वुड कंटिन्यू इवन आफ्टर द एक्सपायरेशन ऑफ द प्रेसिडेंट रूल. हाउएवर द स्टेट कैन लेटर पास एन एक्ट टू ईदर मॉडिफाई और नलीफाई द एक्ट एज इट सीम फिट. तो प्रेसिडेंट रूल के केस में भैया स्टेट के लिए लॉ बनाया पार्लियामेंट. प्रेसिडेंट रूल के केस में स्टेट के लिए लॉ बनाया पार्लियामेंट. अब वो लॉ जो है प्रेसिडेंट रूल खत्म होने के बाद तक भी फोर्स में रह सकता है. और कब तक फोर्स में रहेगा ये भैया, फोर्स में रहेगा, ये खत्म नहीं होगा जब तक कि स्टेट उस लॉ को रिपील ना कर दे या फिर एक नया लॉ ना ले आए उस सब्जेक्ट के ऊपर. राइट. देन नेक्स्ट इज सेंटर्स कंट्रोल ओवर स्टेट लेजिस्लेशन. Constitution has empowered the center to exercise control over the state legislative matters in the following ways. तो स्टेट लेजिस्लेटिव मैटर्स के ऊपर सेंटर का कंट्रोल कैसे रहेगा? गवर्नर जो है वो रिजर्व कर सकते हैं सर्टेन टाइप ऑफ बिल्स पास्ड बाय द स्टेट लेजिस्लेचर फॉर द कंसिडरेशन ऑफ द प्रेसिडेंट. हमने पढ़ा था कि गवर्नर की पावर है कि वो कोई बिल जो है स्टेट लेजिस्लेचर में अगर पास हुआ तो प्रेसिडेंट के असेंट के लिए रिजर्व कर सकते हैं. The president enjoys absolute veto over them. Right? Absolute veto भी हमने डिस्कस करा था. Bills on certain matters enumerated in the state list can be introduced in the state legislature only with prior recommendation of the president. Example है interstate trade and commerce. तो certain matters जो है स्टेट लिस्ट के अंदर उसके ऊपर अगर स्टेट को लॉ बनाना है तो भैया प्रेसिडेंट का अप्रूवल आपके लिए नेसेसरी होगा. बिना प्रेसिडेंट के अप्रूवल के आप उसके ऊपर लॉ नहीं बना पाएंगे. ड्यूरिंग अ फाइनेंशियल इमरजेंसी प्रेसिडेंट कैन कॉल अपॉन अ स्टेट टू रिजर्व मनी बिल्स एंड अदर फाइनेंशियल बिल्स फॉर हिज कंसिडरेशन. तो इमरजेंसी के केसेस में जब इमरजेंसी चल रही है, फाइनेंशियल इमरजेंसी चल रही है, तो प्रेसिडेंट जो है वो ये कह सकते हैं कि भैया जो कोई भी मनी बिल आपके स्टेट में पास होंगे, जो कोई भी मनी बिल आपके स्टेट में लाए जाएंगे, वो मेरी रिकमेंडेशंस पे आएंगे और मेरे कंसिडरेशन के लिए, मेरे असेंट के लिए उसको रिजर्व करा जाएगा. अब आ जाइए एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशंस के ऊपर. The executive power has been divided between the center and the state on the lines of distribution of legislature. जिस तरीके से हमने लेजिस्लेटिव पावर्स जो है डिवाइड करी, उसी लाइंस के ऊपर हमने एग्जीक्यूटिव पावर्स जो हैं वो भी डिवाइड करी. The power of the center extends to the whole of India or matters where it is exclusive jurisdiction. यूनियन लिस्ट के जो पावर्स हैं तो वो एग्जीक्यूटिव पावर्स भी उन मैटर्स के ऊपर एक्सटेंड करेंगी जितनी लेजिस्लेटिव पास. हमने पढ़ा कि लेजिस्लेटिव पास वो वाली पास है सेंटर की जो कि यूनियन लिस्ट या कंकरेंट लिस्ट के मैटर से. इसी तरीके से
एग्जीक्यूटिव पावर्स भी जो हैं ये भी लेजिस्लेटिव पावर्स की तरह यूनियन सब्जेक्ट्स के ऊपर या फिर कंकरेंट लिस्ट के सब्जेक्ट्स के ऊपर एक्सटेंड करती हैं। And to the exercise of rights, authority and jurisdiction conferred on it by any treaty or agreement, या फिर किसी ट्रीटी या एग्रीमेंट के जरिए इनको कुछ पास दी गई। द jurisdiction of the state extend to those matters enumerated in the state list। स्टेट की jurisdiction जो है वो स्टेट लिस्ट के मैटर्स के में एक्सटेंड करेगी। सिमिलरली दैट ऑफ द लेजिस्लेटर powers. In matters related to the concurrent list, the executive power rests with the states. Concurrent list के जो मैटर्स होंगे, यूनियन लिस्ट के मैटर्स के लिए सेंटर की पावर, स्टेट लिस्ट के मैटर्स के लिए स्टेट की पावर, और कंकरेंट लिस्ट के मैटर्स के लिए पावर सेंटर और स्टेट जो कि लेजिस्लेटिव पावर्स जो थी वो सेंटर और स्टेट के पास थी, पर एग्जीक्यूटिव पावर्स जो हैं वो केवल स्टेट के पास रहेंगे। यानी कि अगर सेंटर अगर उसके ऊपर एग्जीक्यूटिव पावर एंजॉय करने की कोशिश भी करता है और स्टेट की एग्जीक्यूटिव पावर जो उसके ऊपर कॉन्ट्राडिक्टरी हो जाए तो स्टेट की पावर जो है वो प्रिवेल करेगी। ऑब्लिगेशन ऑफ स्टेट टू द सेंटर। अब स्टेट की ऑब्लिगेशंस क्या है सेंटर के लिए? State's executive power has to be conducted in such a way so as to ensure compliance with the laws made by the parliament। स्टेट पावर्स तो एंजॉय करेगी पर पार्लियामेंट के लॉज को इंप्लीमेंट करने के लिए, राइट, तो स्टेट की पावर्स जो हैं पार्लियामेंट के लॉज को इंप्लीमेंट ना करें इस तरीके से एक्सरसाइज नहीं करी जा सकती। And not to impede or prejudice the exercise of executive power of the center in a state। अब सेंटर की भी एग्जीक्यूटिव पावर्स है ओवर द यूनियन सब्जेक्ट्स। अब सेंटर अपनी पावर को एक्सरसाइज करने के लिए स्टेट में आता है, यूनियन सब्जेक्ट तो स्टेट पे भी एप्लीकेबल है। अब सेंटर अपनी उन पावर्स को एक्सरसाइज ना कर सके इस तरीके से स्टेट अपनी एग्जीक्यूटिव पावर को एक्सरसाइज कर रहा है तो भैया ये नहीं होगा। आप सेंटर की एग्जीक्यूटिव पावर को एक्सरसाइज करने से रोक नहीं सकते। आप अपनी पावर एक्सरसाइज कीजिए पर सेंटर को अपनी पावर एक्सरसाइज करने से आप नहीं रोक सकते। These directions are coercive in nature, Article 365, since any failure to abide by them could invite the use of Article 356। Center has been empowered to issue advice to state in the following instances। अब सेंटर जो है वो स्टेट्स को एडवाइस कर सकता है कब कब? Construction and maintenance of means of communication declared to be of national importance or of military importance by the state। तो कंस्ट्रक्शन करना या मेंटेन करना चैनल ऑफ कम्युनिकेशन या मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन मिलिट्री पर्पस के लिए या फिर नेशनल इंपॉर्टेंस के लिए स्टेट को डायरेक्शंस दी जा सकती हैं कि भैया आप इसमें इस तरीके से एक्ट करेंगे। मेजर्स टू बी टेकन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ रेलवेज विद इन द स्टेट। अब रेलवेज की प्रोटेक्शन के लिए स्टेट के अंदर क्या क्या कार्य किए जाने हैं? प्रोविजन ऑफ एडिक्वेट फैसिलिटीज फॉर इंस्ट्रक्शंस इन द मदर टंग एट द प्राइमरी स्टेज ऑफ एजुकेशन टू चिल्ड्रंस बिलोंगिंग टू लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी ग्रुप्स। लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी ग्रुप्स के जो प्राइमरी स्टेज की एजुकेशन उन बच्चों के लिए मातृभाषा में इंस्ट्रक्शंस दी जाए, इसका अरेंजमेंट स्टेट करेगी। ऐसी डायरेक्शन स्टेट को दी जा सकती है। द ड्राइंग अप ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ स्पेसिफिक स्कीम्स फॉर द वेलफेयर ऑफ एस्टेट्स इन अ स्टेट। एस्टेट्स के वेलफेयर के लिए स्पेशल स्कीम्स बनाने के लिए स्टेट को डायरेक्शंस दी जा सकती हैं। म्यूचुअल डेलीगेशन ऑफ फंक्शंस। The Constitution provides for intergovernmental delegation of executive functions in order to mitigate the rigidity and avoid a situation of deadlock। तो ऐसा कोई लॉक ना फंस जाए, ऐसी कोई मुद्दा ना फंस जाए जब इन दोनों की पार्ट्स जो हैं वो आपस में एक दूसरे की ईगो हर्ट करें और वो कहे भैया मैं नहीं छोड़ता और वो कहे भैया मैं नहीं छोड़ता।
तो उसके लिए भी कॉन्स्टिट्यूशन में अरेंजमेंट किया गया। द प्रेसिडेंट विद कंसेंट ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट में डेलीगेट द एग्जीक्यूटिव फंक्शंस ऑफ द यूनियन टू द स्टेट। तो प्रेसिडेंट जो यूनियन के फंक्शंस है वो स्टेट को डेलीगेट कर सकते हैं इस तरीके से। द गवर्नर विद द कंसेंट ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट में डेलीगेट द एग्जीक्यूटिव फंक्शन ऑफ अ स्टेट टू यूनियन, मतलब दोनों के फंक्शंस जो हैं, दोनों की पार्ट जो हैं, वो एक दूसरे को डेलीगेट करी जा सकते हैं। द म्यूचुअल डेलीगेशन कुड बी इधर कंडीशनल और अनकंडीशनल, ये कंडीशन भी लगाई जा सकती है इस पे कि भैया ऐसा होगा तो, ऐसा ना होगा तो, राइट। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्सो प्रोवाइड्स फॉर डेलीगेशन ऑफ यूनियन एग्जीक्यूटिव फंक्शंस टू द स्टेट विदाउट द कंसेंट ऑफ स्टेट। However, such delegation is made by parliament and not president. However, a state cannot delegate its executive power in the same way. अब यूनियन एग्जीक्यूटिव के जो पावर है वो स्टेट को बिना कंसेंट के डेलीगेट कर दी जा सकती है, पर ये डेलीगेशन पार्लियामेंट करेगी, प्रेसिडेंट नहीं करेगा। पर इसका उल्टा जो होगा, स्टेट गवर्नमेंट अपनी बिना परमिशन के, विदाउट द परमिशन ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, कैन नॉट डेलीगेट द पास, राइट। अब आइए cooperation between the center and the states. The following provisions have been included to secure cooperation and coordination between the center and the states. तो सेंटर और स्टेट्स के बीच में कोऑपरेशन और कोऑर्डिनेशन बना रहे उसके लिए प्रोविजंस बनाई गई। पार्लियामेंट कैन प्रोवाइड फॉर द एजुडिकेशन ऑफ एनी डिस्प्यूट or complaint with respect to the use, distribution, control of waters of any interstate river and riverways. पार्लियामेंट बता सकती है एजुडिकेशन कैसे होगा डिस्प्यूट, वाटर डिस्प्यूट्स, राइट, रिवर डिस्प्यूट्स का, वाटर शेयरिंग डिस्प्यूट्स का एजुडिकेशन कैसे होगा, इसके ऊपर पार्लियामेंट जो है वो दिशा निर्देश दे सकती है। President can establish an interstate council to investigate and discuss subject of common interest between the center and state. तो प्रेसिडेंट इंटरस्टेट काउंसिल बना सकते हैं और ये आपस के झगड़े सुलझाने के लिए काम कर सकते हैं। Full faith and credit is to be given throughout the territory of India to public acts, records and judicial proceedings of the center and every state. तो इक्वेलिटी का प्रिंसिपल आ जाएगा। पार्लियामेंट कैन अपॉइंट एन अप्रोप्रिएट अथॉरिटी टू कैरी आउट द पर्पस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस रिलेटिंग टू द इंटरस्टेट फ्रीडम ऑफ ट्रेड, कमर्स एंड इंटरकोर्स। तो पार्लियामेंट अथॉरिटी को ये अपॉइंट कर सकती है फ्रीडम ऑफ ट्रेड, कमर्स और बिजनेस के लिए। In 1947, the colonial Indian civil services and the Indian police was replaced by IAS and Indian police services, respectively. In 1966, Indian Forest Services was created as the third All India Services. Article 312 of the Indian Constitution enables Parliament to create an All India Services based on the resolution passed by the Rajya Sabha to that effect. These three form of single services with common rights and status and uniform scales of pay throughout the country. अब इसका इंपॉर्टेंस क्या है ऑल इंडिया सर्विसेज का? Help in maintaining high standard of administration in the center as well as in the state level. Help to ensure uniformity of administration system throughout the country. They further liaison, cooperation, coordination and joint action on the issues of common interest between the center and the state. तो यानी कि एक ऑल इंडिया सर्विस बना दिया जाए और थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया एक कॉमन स्ट्रक्चर, कॉमन प्लेटफॉर्म या कॉमन स्केल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। अब आता है पब्लिक सर्विस कमीशन। Chairmen and members of the State Public Service Commission are appointed by the governor. However, they can only be dismissed by the
president. Parliament can appoint a joint public service commission if two or more states request for it. In such a case, president appoints the chairman and members of the state public service commission जब वो दो states की एक public service commission है. UPSC can serve the needs of the State Public Service Commission on the request of the governor and the approval of the president. UPSC assists the state in framing the operating scheme of joint recruitment for any services for which candidate possessing special qualifications are required. अब आते हैं इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम. An integrated judicial system has been set up even though India has a dual polity. हमारे देश के अंदर सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट अलग अलग है. हमारे देश के अंदर सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट दोनों अलग अलग है, पर हमारे देश के अंदर देयर इज एन इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम. जुडिशरी एक ही है. देयर इज अ हायरार्की ऑफ कोर्ट्स. The single system of courts enforces both the central as well as the state law. ऐसा नहीं है कि स्टेट के अंदर जो हाई कोर्ट है या लोअर कोर्ट्स हैं वो सिर्फ स्टेट के लॉज को इन्फोर्स करेंगे, वो सेंट्रल एज वेल एज स्टेट लॉज दोनों को ही इन्फोर्स करेंगे. The judges of the High Court are appointed by the President of India in consultation with the Chief Justice of India and the Governor of that state. They can also be removed or transferred by the President. तो हाई कोर्ट के जो जजेस हैं इसको अपॉइंट करते हैं, रिमूव करते हैं और ट्रांसफर करते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. पार्लियामेंट हैज बीन ऑथराइज्ड टू सेट अप कॉमन हाई कोर्ट्स फॉर 2 और मोर स्टेट्स. फॉर एग्जांपल यार पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट. एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशंस की बात करें उसके अंदर हमारे पास अगला आएगा रिलेशंस ड्यूरिंग इमरजेंसी. इमरजेंसी में सेंटर और स्टेट का रिलेशन कैसा रहेगा? नेशनल इमरजेंसी के दौरान the center can issue directions to the state on any matter. सेंटर स्टेट को किसी भी मैटर के ऊपर जो है वो डायरेक्शंस दे सकता है. ड्यूरिंग प्रेसिडेंट रूल द प्रेसिडेंट कैन अज्यूम हिमसेल्फ द फंक्शन ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट एंड द पावर्स रिलेटेड टू द गवर्नर और एनी अदर एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी इन द स्टेट. प्रेसिडेंट रूल के दौरान जो प्रेसिडेंट है वो गवर्नर या किसी भी एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी की पावर ले लेंगे. ड्यूरिंग फाइनेंशियल इमरजेंसी the center can direct the states to observe canons of financial property and the president can give other necessary directions including the reduction of the salaries of persons serving in the state and the high courts of judges. फाइनेंशियल इमरजेंसी के दौरान स्टेट के अंदर काम करने वाले एग्जीक्यूटिव्स की भी सैलरीज अलाउंसेस रिड्यूस कर दी जा सकती हैं. तो इस तरीके से इमरजेंसी में स्टेट और सेंटर का रिलेशन रहता है. कुछ और प्रोविजन सेंटर और स्टेट के लिए डिस्कस करेंगे. लेट मी ग्रैब अ सिप ऑफ वाटर प्लीज. आर्टिकल 355 imposes 2 ड्यूटीज ऑन द सेंटर. आर्टिकल 355 जो है ये सेंटर के ऊपर 2 तरीके की ड्यूटीज लगाता है. टू प्रोटेक्ट एवरी स्टेट अगेंस्ट एक्सटर्नल एग्रेशन एंड इंटरनल डिस्टर्बेंसेस. तो इन 2 केसेस में स्टेट को बचाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो सेंटर की है. टू इंश्योर दैट द गवर्नमेंट ऑफ एवरी स्टेट इज कैरीड आउट इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. तो हर एक स्टेट में कॉन्स्टिट्यूशन की मशीनरी जो है ढंग से काम करे. The governor of a state is appointed by the president. He holds the office as per the during the pleasure of president. गवर्नर अपॉइंट करेंगे प्रेसिडेंट, तो वो गवर्नर रहेंगे जब तक प्रेसिडेंट चाहते हैं. The state election commission, though appointed by commissioner, though appointed by the governor of the state, can be removed only by the president. तो स्टेट इलेक्शन कमिश्नर जो हैं ये चाहे गवर्नर अपॉइंट करें पर इनको रिमूव कर सकते हैं केवल और केवल प्रेसिडेंट. Apart from the above, there are various extra constitutional methods to seek center-state cooperation. और बहुत सारी चीजें हैं जिससे सेंटर स्टेट का कोऑपरेशन आएगा. एग्जाम्पल है फॉरम सच एज
नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल, चीफ मिनिस्टर्स कॉन्फ्रेंस, राइट। अब बात आती है फाइनेंशियल रिलेशंस। स्टेट और सेंटर के बीच में जो फाइनेंशियल रिलेशन है ये कैसे रहेंगे? Allocation of taxing powers. Parliament has the executive power to levy taxes on subjects enumerated in the Union list. तो यूनियन लिस्ट में जो टैक्स रिलेटेड मैटर्स हैं उसमें पार्लियामेंट जो है वो लॉ बना सकती है। स्टेट लेजिस्लेचर हैज द एग्जीक्यूटिव पावर टू लेवी टैक्सेस ऑन सब्जेक्ट्स एनुमरेटेड इन द स्टेट लिस्ट। सिंपल, both union and state can levy taxes on the matters enumerated in the concurrent list। तो अपनी अपनी लिस्ट के हिसाब से ये टैक्स लगा सकते हैं। रेजिडरी पावर्स ऑन टैक्सेशन इज वेस्टेड विद द पार्लियामेंट। वेरी सिंपल। रिस्ट्रिक्शन प्लेस्ड बाय कॉन्स्टिट्यूशन ऑन टैक्सेशन पावर ऑफ अ स्टेट। अब स्टेट टैक्स ना लगा पाए, इसमें इसके लिए रिस्ट्रिक्शंस क्या है? A state legislature can impose taxes on profession, trades, callings, and employments, but the total amount payable by any person should not exceed rupees 2500 per annum। तो 2500 से ज्यादा एक साल में टैक्स नहीं लगा सकते। A state can impose taxes on sale or purchase of goods other than newspapers। सेल और परचेज ऑफ गुड्स अदर देन न्यूज़पेपर्स में जो है टैक्सेस लगा सकते हैं। न्यूज़पेपर्स के ऊपर टैक्स नहीं लगे। बट दिस पावर ऑफ द स्टेट टू इम्पोज सेल टैक्स इज सब्जेक्टेड टू 4 रेस्ट्रिक्शंस। इसके ऊपर 4 रेस्ट्रिक्शंस लगाई गई। नो टैक्स कैन बी इम्पोज्ड इन अ सेल और परचेज ऑफ टेकिंग प्लेस आउटसाइड द स्टेट। स्टेट के बाहर कोई सेल परचेज हो उसके ऊपर स्टेट टैक्स नहीं लगाएगी। नो टैक्स कैन बी इम्पोज्ड ऑन द सेल और परचेज टेकिंग प्लेस इन द कोर्स ऑफ इंपोर्ट और एक्सपोर्ट। इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे स्टेट टैक्स नहीं लगाएगी। नो टैक्स कैन बी इम्पोज्ड ऑन द सेल और परचेज टेकिंग प्लेस इन द कोर्स ऑफ इंटरस्टेट ट्रेड एंड कॉमर्स। तो इंटरस्टेट ट्रेड और कॉमर्स के केस में टैक्सेस नहीं लगाए जा सकते। या फिर सेंटर की पार हो जहां वहां टैक्स नहीं लगाया जा सकता। A tax imposed on the sale or purchase of goods declared by the parliament to be of special importance in interstate trade and commerce is subject to the restrictions and conditions specified by the parliament। तो ऐसे गुड्स के ऊपर जो टैक्स है वो स्टेट नहीं लगा सकती। स्पेशल इंपॉर्टेंस के गुड्स के लिए जो गुड्स हैं पार्लियामेंट ने डिक्लेयर करे हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट ने डिक्लेयर करे हैं, उनके ऊपर स्टेट टैक्स नहीं लगाएगी। उनका ट्रेड और कॉमर्स जो है वो कंट्रोल करेगी पार्लियामेंट। स्टेट कैन नॉट इम्पोज टैक्स ऑन द सेल ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन द फॉलोइंग सर्कमस्टांसेस। जब वो इलेक्ट्रिसिटी इज कंज्यूम्ड बाय द सेंटर और सोल्ड टू द सेंटर, consumed in the construction, maintenance or operation of any railway by the center or sold to the railway companies for the same purpose। तो स्टेट इस इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर टैक्स नहीं लगाएगी। The state can impose tax on the sale of water or electricity sold to an authority established by the parliament for regulating or developing interstate river। However, such imposition can be undertaken through a law which has received the assent of the president। तो इस बिजली पानी के खर्चे के ऊपर तुम्हारा टैक्स लगेगा पर विद द असेंट ऑफ प्रेसिडेंट। अब बात आती है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द टैक्स रेवेन्यू की। अब डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें, टैक्सेस आर इम्पोज्ड बाय द सेंटर बट आर कलेक्टेड एंड अप्रोप्रिएटेड बाय द स्टेट। टैक्सेस इम्पोज करे जाते हैं सेंटर द्वारा पर कलेक्ट करे जाते हैं और ये इम्पोज करे जाते हैं स्टेट द्वारा। Article 268। The proceeds under this form part of the consolidated fund of the state, जैसे कि स्टैम्प ड्यूटी हो गई या एक्साइज ड्यूटी हो गई। टैक्सेस आर लेविड एंड कलेक्टेड बाय द सेंटर बट असाइंड टू द स्टेट। आर्टिकल 269 कहता है एग्जाम्पल आएगा टैक्सेस ऑन द सेल और परचेज ऑफ द गुड्स अदर देन न्यूज़पेपर्स। न्यूज़पेपर्स के ऊपर तो भैया टैक्स लगा ही नहीं सकते हो। इन द कोर्स ऑफ इंटरस्टेट ट्रेड, द प्रोसीड्स अंडर द फॉर्म The proceeds under this form a part of the consolidated fund of the state। Taxes are levied and collected by the center but distributed between the center and the state।
आर्टिकल 270। सेंटर कलेक्ट करेगा और डिस्ट्रीब्यूट होगा सेंटर और स्टेट के बीच में। द कैटेगरी इंक्लूड्स ऑल टैक्सेस एक्सेप्ट दोज मेंशन्ड अबव, जो ऊपर हमने बोले उसके अलावा सर चार्जेस और सेस इसमें आएगा। द मैटर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ दीज टैक्सेस इज प्रिस्क्राइब्ड बाय द प्रेसिडेंट बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द फाइनेंस कमीशन। फाइनेंस कमीशन बताएगी कि किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होंगे और प्रेसिडेंट उसकी रिकमेंडेशन, फाइनेंस कमीशन के रिकमेंडेशंस के ऊपर बताएंगे कि ये टैक्सेस जो हैं ये किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे। Parliament at any point can levy surcharges on taxes and duties referred in Article 269 and 270. Such proceeds from surcharges go exclusively to the center. तो ये सारा पैसा जाएगा exclusively सेंटर के पास। Taxes levied and collected and retained by the states. These are taxes belonging to the states exclusively. They are enumerated in the state list. अब स्टेट लिस्ट में जो टैक्स दिए गए हैं, सब्जेक्ट दिए गए हैं, उसके ऊपर, उसमें अगर किसी पॉइंट के ऊपर टैक्स लगाया गया तो वो एक्सक्लूसिवली स्टेट के पास रहेगा। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नॉन टैक्स रेवेन्यू। नॉन टैक्स रेवेन्यू जो है वो किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट, द सेंटर द रिसिप्ट फ्रॉम द फॉलोइंग फ्रॉम द मेजर सोर्सेज ऑफ नॉन टैक्स रेवेन्यू। अब नॉन टैक्स रेवेन्यू से सेंटर के पास कहां कहां से पैसा आता है, हम इन डिटेल इकोनॉमिक्स में, इकोनॉमी में इसको स्टडी करेंगे, पर कॉन्स्टिट्यूशन को समझने के लिए हमारे लिए इतना काफी है। सेंटर के पास नॉन टैक्स रेवेन्यू से कहां कहां से पैसा आता है, पोस्ट एंड टेलीग्राफ के जरिए। अब ये टैक्स तो नहीं है, टैक्स का पैसा नहीं है, अदरवाइज जो पैसा आया पर वो रेवेन्यू तो है। रेलवे से जो पैसा आया, बैंकिंग से जो पैसा आया, ब्रॉडकास्टिंग से जो पैसा आया, कॉइनेज एंड करेंसी से जो पैसा आया, सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस से जो पैसा आया, स्टेट और लैब से जो पैसा आया। स्टेट्स के पास पैसा कहां से आएगा, द रिसिप्ट्स ऑफ द फॉलोइंग, इरिगेशन से जो पैसा आया, फॉरेस्ट से जो आया, फिशरीज से आया, स्टेट पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस से आया, एक्सचेंज और लैब से आया, राइट। तो इस तरीके से इन दोनों का पैसा यहां नॉन टैक्स रेवेन्यू से आएगा। अब फाइनेंशियल रिलेशंस की बात करें तो फाइनेंशियल रिलेशंस स्टेट और सेंटर में किस तरीके से रहेंगे। फाइनेंशियल रिलेशंस स्टेट और सेंटर में ग्रांट्स के जरिए से, ग्रांट्स इन एड टू स्टेट। कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स द ग्रांट इन एड टू स्टेट to the state from the central resources. These are two types of grants in aid, statutory grants और discretionary grants. तो बेसिकली जब सेंटर पैसा स्टेट को देता है वो देता है ग्रांट इन एड के जरिए। ये ग्रांट्स दो तरीके की होती हैं, स्टैट्यूटरी ग्रांट्स और डिस्क्रिशनरी ग्रांट्स। स्टैट्यूटरी ग्रांट्स की अगर बात करें, आर्टिकल 275 empowers the parliament to make grants to the state which are in need of financial assistance and not to every state. तो आर्टिकल 275 कहता है कि जिन स्टेट्स को पैसा चाहिए सेंटर भैया उनको पैसा दे सकता है, और ये हर एक स्टेट के लिए नहीं होता। जिन स्टेट्स को पैसा चाहिए सिर्फ उन्हीं के लिए। These sums can be different to different states. These sums are charged to the Consolidated Fund of India every year. ये पैसा निकलेगा Consolidated Fund of India से। These are given to the states based on the recommendation of the Finance Commission. Discretionary grants govern होती हैं आर्टिकल 282 से। आर्टिकल 282 empowers both the center and the state to make any grant for any public purpose, even if it is not within the legislative competence. तो किसी भी कारण के लिए ये ग्रांट दी जा सकती है। दिस सेंटर इज अंडर नो ऑब्लिगेशन टू गिव दीज ग्रांट्स एंड द मैटर लाइज विद इन इट्स डिस्क्रिप्शन। हमारे ऊपर कोई ऑब्लिगेशन नहीं है, सेंटर के ऊपर कोई ऑब्लिगेशन नहीं है कि ये ग्रांट देनी ही देनी, ये हमारी मर्जी। अदर ग्रांट्स में आएगा, कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर अ टेम्परेरी ग्रांट फॉर अ स्पेसिफिक पर्पस। टेम्परेरी ग्रांट दी जा सकती है कुछ स्पेसिफिक पर्पस के लिए। Grants for the state of Assam, Bihar, Odisha, West Bengal in lieu of export duties
on jute and jute products, right? These grants were to be given for a period of 10 years from the commencement of the Constitution based on the recommendation of the Finance Commission. ड्यूरिंग इमरजेंसी फाइनेंशियल रिलेशन ये सेंटर और स्टेट की कैसे रहे? नेशनल इमरजेंसी के दौरान प्रेसिडेंट कैन मॉडिफाई रेवेन्यू डिस्ट्रीब्यूशन बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट. Such modification continues till the end of the financial year in which the emergency ceases to operate. इमरजेंसी चाहे खत्म हो गई पर उस इमरजेंसी जब लगी थी, जब वो खत्म हुई, जब तक फाइनेंशियल ईयर खत्म नहीं होगा तो ये उसी तरीके से सिस्टम चलेगा. इमरजेंसी जब मर्जी खत्म, पर फाइनेंशियल ईयर खत्म होने तक ये सिस्टम वैसे चलेगा जैसे प्रेसिडेंट ने मॉडिफाई कर दिया. फाइनेंशियल इमरजेंसी के केस में सेंटर कैन गिव directions to the state to observe a specific canons of financial propriety, reduce the salaries and allowances of a class of persons serving in the state, and to reserve all the money bills and other financial bills for the consideration of the president. तो इन लोगों की भैया आप सैलरी कम कर दीजिए, इन लोगों की आप सैलरी कम कर दीजिए, और आपको जो मनी बिल्स आपने पास करने हैं स्टेट के अंदर, भैया आप कर सकते हैं, पर प्रेसिडेंट के असेंट के लिए वो रिजर्व कर रखेंगे. अब बात आती है टेंशन इन दी सेंटर एंड स्टेट रिलेशंस. ये सेंटर और स्टेट रिलेशंस क्या हमेशा इतने आसानी से, जैसे हमने समझे, क्या हमेशा इतनी आसानी से चलते हैं? नहीं भैया, ये इतना आसान नहीं है सब कुछ. तो इनमें बहुत सारी टेंशंस भी आती हैं. Mode of appointment and dismissal of the governor, right? Discretionary and partisan rule of governors, imposition of president's rules in partisan interest, deployment of central forces in the state to maintain law and order, reservation of state bills for the consideration of the president, discrimination in the financial allocations to the state, management of all India services, use of electronic media for political purposes, encroachment by the center on the state list. तो ये सारे जरिए जो हैं, ये हथकंडे इस्तेमाल किए जाते हैं एक दूसरे के खेमे में जाके उसके ऊपर कब्जा करने के लिए. सेंटर इज ट्राइंग टू कैप्चर द पावर्स ऑफ द स्टेट थ्रू दीज मेजर्स. ये तो भैया एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रोविजंस हमें दी गई थी, इमरजेंसी प्रोविजंस, या फिर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ ऐसी प्रोविजंस बनाई गई जिसने डेमोक्रेसी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इंश्योर, हमारे इंडिया में, हमारी कंट्री में इंश्योर करना था. पर ये तो होने ही कुछ और लग गया. सेंटर तो अपने आप को इस तरीके से समझने लग गया कि भैया हम तो स्टेट को ही कैप्चर कर लेंगे और तुम हमारी कठपुतली हो, और हमारी कठपुतली हमारे इशारों की तरीके से चलेगी. तो देयर इज द पॉसिबिलिटी कि सेंटर को एक सुपीरियर पावर दिया गया स्टेट के ऊपर. अब आइए भैया फाइनेंस कमीशन पे. आर्टिकल 280 प्रोवाइड्स फॉर द क्वासी जुडिशियल बॉडी, जो कि फाइनेंस कमीशन है. इट इज कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द प्रेसिडेंट एवरी 5 years और इवन अर्लियर. It is required to make recommendations to the president on the following matters: distribution of net proceeds of taxes shared between the center और state के बीच में, and the allocation between the states the respective share of the such proceeds. Principles which should decide the grants and aid as per Article 275. Measures needed to augment the constitutional fund, consolidated fund of the state to supplement the resources of panchayats and municipalities in the state based on the recommendations of the State Finance Commission. Any other matter referred to it by the President. तो Finance Commission का इतना function है. Very simple and clear. Some bills can be introduced in the Parliament only on the recommendations of the President so as to protect the financial interest of the state. A bill which imposes a varies any tax or duty in which states are interested
A bill which varies the meaning of term agriculture income as defined for the purpose of enactment relating to the income tax, a bill which affects the principle on which monies are or may be distributed to a state, which imposes any surcharge or specified tax or duty for the purpose of the center. Right? Next is borrowing by the center and the state. अब भैया काम करेंगे, उधार तो चाहिए, हर एक जगह पे चाहिए। आपने देखा होगा कुछ स्टेट गवर्नमेंट जो हैं वो इतने इंडेप्टेड हैं और कुछ हैं जो प्रॉफिट में चल रहे हैं। द सेंट्रल गवर्नमेंट कैन बोरो either within India or outside upon the security of the consolidated fund of India or can give guarantees. So this is clear कि सेंट्रल गवर्नमेंट कहीं से भी बोरो कर सकती है और गारंटी दे सकती है, बट both within the limits fixed by the parliament. As of now, no such law has been enacted by the parliament. A state government can borrow within India and not abroad upon the security of the consolidated fund of the state or can give guarantees, but both within the limits fixed by the legislatures of the state. Borrowing by the centers and the states में the central government can make loans to any state or give guarantees in respect of loans raised by any state. Any sum required for the purpose of making such loans are to be charged to the consolidated fund of India. तो सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट को उधार भी दे सकती है और उसकी गारंटी भी उठा सकती है। अ स्टेट कैन नॉट रेज एनी लोन विदाउट द कंसेंट ऑफ द सेंटर। स्टेट लोन नहीं रेज कर सकता सेंटर की परमिशन के बिना। इफ देयर इज स्टिल आउटस्टैंडिंग एनी पार्ट ऑफ लोन मेड टू द स्टेट बाय द सेंटर और इन रिस्पेक्ट ऑफ विच अ गारंटी हैज बीन गिवन बाय द सेंटर, स्टेट लोन इन केसेस में रेज नहीं कर सकता जब तक उसने सेंटर का पहले से कोई बकाया देना है या फिर सेंटर ने उसकी गारंटी पहले से उठा रखी। इंटरगवर्नमेंटल टैक्स इम्यूनिटीज। The property of the center is exempted from all the taxes imposed by a state on any authority within a state, like municipalities, district boards, and panchayats, and so on. However, Parliament can remove this ban. This exemption is not applicable to companies or corporation created by the central government. तो सेंट्रल गवर्नमेंट की किसी भी प्रॉपर्टी के ऊपर कोई टैक्स नहीं लगाएगा स्टेट, पर ये चीज जो है कॉर्पोरेशंस के ऊपर, सेंट्रल गवर्नमेंट की कॉर्पोरेशंस या कंपनीज के ऊपर एप्लीकेबल नहीं। द प्रॉपर्टी एंड इनकम ऑफ अ स्टेट इज एग्जम्प्टेड फ्रॉम सेंट्रल टैक्सेशन। स्टेट की प्रॉपर्टी और इनकम के ऊपर सेंटर जो है टैक्स नहीं लगाएगा। हाउएवर द सेंटर कैन टैक्स कमर्शियल ऑपरेशंस ऑफ अ स्टेट। कमर्शियल ऑपरेशंस जो है स्टेट के, उसके ऊपर टैक्स लगाया जा सकता है इफ पार्लियामेंट प्रोवाइड्स फॉर इट। The property and income of the local authorities situated within the state are not exempted from central taxation. The center can impose custom duty on the goods imported or exported by a state, or an excise duty on the goods produced or manufactured by the state. स्टेट ने कोई सामान मंगवाया है, इंपोर्ट करा है, एक्सपोर्ट करा है या मैन्युफैक्चर करा है, तो उसके ऊपर कस्टम या एक्साइज ड्यूटी लगाई जा सकती है सेंटर द्वारा। अब हमारी अगली है एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमीशन। एस्टैब्लिशमेंट ऑफ इंटरस्टेट काउंसिल अंडर आर्टिकल 263 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, अपॉइंटमेंट ऑफ पर्सन्स हैविंग लॉन्ग एक्सपीरियंस इन द पब्लिक लाइफ एंड नॉन पार्टीसन एटीट्यूड्स एज गवर्नर्स, delegated maximum powers to the state, transferring of more financial resources to the states to reduce the dependency upon center। तो इसके लिए एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमीशन इस तरीके से बनाई गई। अब गवर्नमेंट ने अपॉइंट करा सरकारिया कमीशन 1983 में, पुंछी कमीशन 2007 में, टू एग्जामिन द स्टेट ऑफ सेंटर स्टेट रिलेशन। सरकारिया कमीशन ने जो रिकमेंडेशंस दी थी वो इस प्रकार है। Setting up of a permanent interstate council. Article 356 should be used sparingly. Institution of all India service should be strengthened. Residuary powers should remain with the parliament. Reasons should be communicated to the state when state bills are vetoed by the president. Center should have powers to deploy its armed forces even without the consent of the states. However, it is desirable
that state should be consulted. Right? Procedure of consulting the chief minister in the appointment of state governors should be prescribed in the constitution itself. Governors should be allowed to complete their term of 5 years. Commissioner for linguistic minorities should be activated. तो ये सरकारिया कमीशन की जो रिकमेंडेशंस थी. अब नेक्स्ट आया हमारा पुंछी कमीशन. Giving a fixed term of 5 years to the governors and their removal by the process of impeachment. Union should be extremely restricted in asserting parliamentary supremacy in matters assigned to the states. It prescribed certain conditions that one should keep in mind while appointing the governors. अब वो क्या थी? He should be an eminent person in some walk of life, right? He should be a person from outside the state. He should be a detached figure and not connected with the local politics. He should not be connected with the politics in recent past. यानी कि अगर गवर्नर पॉलिटिक्स, इंटरनल पॉलिटिक्स से संबंध रखेगा, किसी पार्टी में बिलीव करेगा, तो क्या स्टेट की कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी जो है वो ढंग से काम कर पाएगी? तो वो तो भैया फेवरिज्म हो जाएगी, बायसनेस आ जाएगी ना वहां. गवर्नमेंट शुड बी गिवन अ फिक्स्ड टेन्योर ऑफ 5 years. Procedure given for the impeachment of the president could be made applicable to governors as well. Governor should insist on chief minister proving his majority on the floor of house, for which he should prescribe a time limit. Bumai case guidelines should be kept in mind while deciding the cases related to the president rule. Interstate council should be made more use of further center-state relations. तो ये पुंछी कमीशन की रिकमेंडेशंस थी. Let us try some practice question now. Interstate council should be made more use of the further center-state relations by highlighting the encounters in center-state relation, discuss the need for federal alliance for better governance in India. तो बेसिकली आपको बहुत शॉर्ट में कंसाइसली सारी चीज मेंशन करके अपने आंसर को इसमें कंक्लूड करना होगा. विदाउट अ पैराडिग्राम shift in politics, center-state relations will only become more fractious and federalism the victim in the current pandemic times in the country. Critically analyze. So, without a paradigm shift in politics, center-state relation will only become more fractious and federalism the victim in the current pandemic times. करंट पैंडेमिक टाइम में हमने देखा कि किस तरीके से सेंटर और स्टेट के रिलेशंस जो हैं उनका इस्तेमाल हुआ, उनका खनन हुआ, उनको यूज किया गया पॉलिटिकल पर्पस के लिए, राजनीतिक रोटियां सेकी गई. जब पलायन हो रहा था एक स्टेट से दूसरी स्टेट की तरफ और कमेंट बाजी करी गई पॉलिटिकली कि भैया दिस पार्टी इज नॉट एबल टू मैनेज द गवर्नमेंट, तो उसके ध्यान में रखते हुए हमें सेंटर स्टेट रिलेशंस को एक्सप्लेन करना. नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉर योर प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू. Constitution of India guarantees which of the following to the states in India? Is it territorial integrity, sovereignty, right to secede from union, or none of them? Territorial integrity, sovereignty, and right to secede from the union. None of these is provided by the Constitution of India to the states. States do not have their territorial integrity, states do not have sovereignty, and states do not have the right to secede from the union. Right? So the correct answer is option D.
नेक्स्ट क्वेश्चन इज the Sarkaria Commission is related to which of the following? Is it related to the interstate relations, banking and finance sector, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स, या फिर फ्रीडम ऑफ प्रेस इन इंडिया? हमने सरकारिया कमीशन की रिकमेंडेशंस के बारे में भी पढ़ा है। सरकारिया कमीशन बनाई गई थी सेंटर और स्टेट रिलेशन को इवेल्युएट करने के लिए। तो द करेक्ट आंसर इज ए, सेंटर एंड स्टेट रिलेशंस। तो आज के इस लेक्चर में हमने सेंटर और स्टेट के रिलेशंस को देखा कि किस किस तरीके से सेंटर और स्टेट आपस में तालमेल बना के चल सकेंगे ताकि हमारा फेडरल स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो ढंग से बना रहे। हमने तीन एस्पेक्ट देखे, एडमिनिस्ट्रेटिव, फाइनेंशियल और लेजिस्लेटिव। इन तीनों में सेंटर और स्टेट के रिलेशंस जो हैं वो पैरेलली चलते हैं, राइट? तो इस तरीके से हमारा ये आज का टॉपिक खत्म होता है। आई होप कि आपको अच्छे से ये समझ आया होगा। दिस वॉज ऑल फॉर टुडेज लेक्चर। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।